हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए भूतिया गुड़िया पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुबह हो गई, लेकिन अभी भी इस बात को हताशा लिए बैठा था कि आखिर कौन था जिसने मेरा कंबल खींचा था। कौन था वो? सूरज बोला, अरे रियान, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? आज सुबह से देख रहा हूँ तुझे किस सोच में डूबा है। हाँ यार रियान, क्या हुआ? कोई बात है क्या? बता। सब दोस्तों ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है इसलिए। चलो चलो फ्रेश हो जाओ, सब लोग, आगे भी तो जाना है, मैंने कहा। हाँ हाँ रियान, सभी दोस्तों ने मुझसे कहा। फिर हम सुबह के खिलने के साथ ही फ्रेश हो गए और जाकर एक चाय वाले की दुकान पर रुके। नाम था सलमान भाई किराना चाय स्टोर। सूरज बोला, सलमान भाई जरा 5 चाय बनाओ। हाँ भाई जी, अभी बस 2 मिनट, चाय वाले ने कहा। हम सभी ने चाय पी और खड़े हो गए। सूरज बोला, यार रियान, इतनी बड़ी नगरी में हम कैसे पता लगाएंगे कि काली पहाड़ी कहाँ है? कुछ सोचा है क्या? हाँ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कैसे पता चलेगा इतनी बड़ी नगरी में? सभी दोस्तों ने आश्चर्यचकित होकर कहा। तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ पता जरूर लगा लेंगे, मैंने उससे कहा। सुनो भाई, ये काली पहाड़ी कहाँ पर है? मैंने चाय वाले से पूछा। ये सुनकर चाय वाला एकदम सहम गया और बोला, क्या काली पहाड़ी? बेहतर रहेगा कि आप उस जगह का नाम ना लें और जहाँ से आए हैं वहीं से वापस चले जाएं। चाय वाले ने सहम कर और थोड़ा डर कर हम सबको कहा। पर देखिए, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसी की तलाश में यहाँ पर आए हैं और उसका राज जाने बिना हम वापस नहीं जाएंगे, मैंने कहा। हाँ हाँ भाई, अगर आप जानते हैं तो प्लीज हमें बताइए कि कहाँ है वो काली पहाड़ी, मेरे सभी दोस्तों ने कहा। देखो, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, सुना है कि नगरी के पीछे एक जंगल है, उसी जंगल में से होकर वो रास्ता जाता है। और हाँ, बहुत बार सुना है कि वहाँ पर 20 साल पहले किसी एक लड़की को उसकी गुड़िया समेत इन नगरी वालों ने जिंदा जला दिया था और साए के भटकने से नगरी वालों ने उस रास्ते का तंत्र मंत्र से बंद करवा दिया। इसलिए वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ जंगल से। आज तक जो भी वहाँ पर गया है वो वापस नहीं लौट कर आया है। मेरा काम था आप लोगों को बताने का, महज वो हमने कर दिया, अब आगे आप जाने, उस चाय वाले ने हमसे कहा। मुस्कान बोली, देखो हम इतनी दूर जा पहुँचे हैं, सो महज हम वापस नहीं जा सकते। हाँ यार रियान, मुस्कान सही कह रही है, हमें वापस मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सूरज ने कहा। ठीक है तो चलो फिर, देर किस बात की है, मैंने उनसे कहा। और बाय द वे, अगर चुड़ैल आ भी गई तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक चुड़ैल है। निशा मेरे इतना कहते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, वो भी ठहाके मारकर, और मैं भी। हंसने का अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम है उस चुड़ैल को ढूंढने का, चलो। हम सब निकल पड़े उस नगरी के पीछे, उस पार जहाँ वो जंगल था और वहीं से होकर वो रास्ता जाता था। सूरज बोला, यार रियान, हम जा तो रहे हैं उस पहाड़ी पर, लेकिन सोचा अगर वो चुड़ैल हमें बीच रास्ते में ही मिल गई तो? यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, हमारे पास एक चुड़ैल है ना, वो सब संभाल लेगी, और क्या। हाँ, मैं ही दिखती हूँ तुझे चुड़ैल, और तू क्या यहाँ पर है नहीं? निशा मुंह फुलाती हुई बात कर रही थी। और कौन दिख रहा है तुझे यहाँ? अब तुम्हारी शक्ल ही चुड़ैल जैसी है तो
हम क्या कर सकते हैं। क्यों भाई, सही कहा ना। मैं अपने दोस्तों की तरफ हंसकर बोला। मंदिर स्वर में वो भी कहने लगे, हाँ भाई सही बात है। आप लोग भी इस बंदर के साथ हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जा रही हूँ तुम लोगों से अलग। मेरे पीछे मत आना। निशा गुस्से से होकर हमसे आगे निकल गई। निशा, निशा रुको यार, हम सब तो मजाक कर रहे थे। आखिर दोस्तों की बातों को कोई सीरियस लेता है क्या। हम सब उसके पीछे पीछे चलते हुए कह रहे थे, अब मैं नहीं रुकने वाली, चाहे तुम सब कुछ भी कहो। मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। निशा बहुत ही गुस्से में थी। शायद उसने हमारी बातों को सीरियस ले लिया था। निशा रुक जाओ प्लीज, उस पहाड़ी पर अकेले मत जाओ। हम सब ने उसे रोकने के लिए कहा। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दौड़े जा रही थी उस रास्ते पर जो जाता था काली पहाड़ी पर। अचानक वो आगे जाकर रुक गई। हम सब ने उसे रुके हुए देखकर राहत की सांस ली। चुड़ैल, क्या हुआ, अब अचानक रुक कैसे गई? पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? मैंने कहा। लेकिन ये क्या, अचानक वो भाग गई। पता नहीं कहाँ भागे जा रही थी। अरे रुको आफत की पुड़िया, कहाँ भागे जा रही हो? मैंने कहा। मुस्कान बोली, ये क्या रियान, देखो वो काली पहाड़ी। निशा उसी की तरफ जा रही है, हमें उसे रोकना चाहिए। अकेले जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। आश्चर्यचकित होकर बोली, हाँ हाँ चलो दोस्तों जल्दी करो, मैंने अपने दोस्तों से कहा। अब हम सभी निशा के पीछे दौड़ने लगे। काली पहाड़ी हमारे बहुत ही नजदीक थी और ऐसा लग रहा था कि शायद निशा पहुंच जाएगी हमसे पहले। अब निशा एक कदम उस पहाड़ी के दरवाजे के सामने थी। निशा प्लीज अंदर मत जाओ, रुक जाओ, हम सब साथ चलेंगे। ओके, तुम समझ गई ना हम क्या कह रहे हैं। अंदर अकेले मत जाना, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अंदर जाकर ही रहूंगी और वो भी अकेले। निशा की बातों से लग रहा था कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। निशा, निशा रुक जाओ प्लीज। लेकिन उसने अपने कदम रख दिए उस पहाड़ी में। हमने भी उसके साथ ही उस पहाड़ी में प्रवेश कर गए। चारों ओर सन्नाटा छाए हुए था। पहाड़ी का मंजर बहुत ही भयानक था। मकड़ियों के जाले और जलती मसाल एक ऐसा संकेत दे रहे थे कि मानो शायद इस पुरानी जर्जरी पहाड़ों में अभी भी कोई रहता है। हर तरफ इंसानों की मुंडियां बिखरी हुई पड़ी थी और चमगादड़ों की आवाज आ रही थी। निशा, निशा कहाँ हो तुम? हम सब उसे पुकार रहे थे। पहाड़ी में बहुत सारे कमरे थे, जैसे कोई पहाड़ ना होकर भूल भुलैया हो। निशा को हर तरफ ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चला। हम सब घबरा गए और सोचने लगे कि आखिर कहाँ गायब हो गई वो। और इतने सारे कमरों में ढूंढना हम सबके लिए इतना आसान नहीं था। दोस्तों, इस तरह से हम निशा को शायद कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर कमरे के पीछे एक कमरा है। इसलिए हम सबको अलग अलग होना पड़ेगा ताकि उसको ढूंढने में थोड़ी आसानी हो। मैंने उन सबको सहनशीलता के साथ कहा, हाँ यार रियान, तुम सही कह रहे हो, हमें उसे अलग अलग होकर खोजना चाहिए। हाँ सूरज और मुस्कान, तुम इस कमरे की तरफ जाओ, हम और राहुल इस सुनसान वाले कमरे की तरफ जाते हैं। हम चारों ने दो दो की टीम बना ली और हर कमरे में निशा की तलाश करने लगे। राहुल यार सही चलना, मसाल को जला ले, मैंने कहा। हाँ हाँ अभी जलाता हूँ। हमने मसाल जला ली और आगे बढ़ने लगे। इस पहाड़ी में एक कमरा पार करो तो एक उसी के अंदर मौजूद था। इस तरह से सभी कमरों में ढूंढते रहे, पर अभी भी पता नहीं चल रहा था। उधर मुस्कान और सूरज को भी कुछ पता नहीं चल रहा था।
अचानक मेरी नज़र एक बड़े से पत्थर की तरफ जा पड़ी जो एक बड़े से सुनसान कमरे में पड़ा था। इतनी बड़ी पहाड़ी में वो एक अकेला ही ऐसा कमरा था जिसमें पत्थर पड़ा था। बाकी सब में कंकाल के सिवा कुछ भी नहीं था। सूरज, मुस्कान, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी से यहाँ आओ। वो दोनों जल्दी से हमारे पास आए। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? हम दोनों ने पूछा। सभी जगह ढूंढा पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई वो। उन दोनों का भी यही जवाब था। जरा गौर से देखो इस कमरे को। ये अकेला ही ऐसा कमरा है जिसमें पत्थर पड़ा है, बाकी में ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कहा, हाँ यार रियान, ये तो हमने सोचा भी नहीं। और बाकी सभी कमरों में तो कंकाली है। चलो इस पत्थर को हटाकर देखते हैं क्या होता है। हाँ चलो। हम सब उस कमरे में गए और उस पत्थर को हटाने लगे। वो बहुत ही भारी था लेकिन हमने पूरी ताकत से उसे हटा दिया। ये क्या, पत्थर को हटाते ही देखा कि उसके नीचे तल घर था। हम सब ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मुझे लगता है कि निशा इसी तल घर के नीचे गई है, लेकिन इतना बड़ा पत्थर उसने कैसे हटाया? मैंने आश्चर्य भाव से सबकी तरफ देखकर कहा, हाँ हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर वो नीचे गई तो कैसे गई। सवाल जवाब बाद में कर लेना। मुझे लगता है इस वक्त हमें भी नीचे तल घर में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि निशा नीचे सेफ है या नहीं। मैंने कहा, हाँ भाई रियान, हमें नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तो ठीक है, चलो बस। हम एक एक करके उस तल घर के नीचे चले गए। वो तल घर ऊपर के स्थान से भी बड़ा था। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर से इतना छोटा दिखने वाला ये पहाड़ अंदर से इतना बड़ा कैसे हो सकता है। मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और बेचैनी भी। हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही हमने सुना कि कोई तंत्र मंत्र का जाप कर रहा है। हम सब सहम गए और सोचने लगे कि निशा को बचपन से ही तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं था। वो तो नहीं करती थी, फिर कौन हो सकता है। हम सब धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे जहाँ से वो आवाज आ रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही आवाज तेज होती जा रही थी। आवाज के साथ साथ अब हम भी तेजी से बढ़ने लगे। चलते चलते हम एक बड़े से भयानक कमरे के सामने जा पहुँचे और देखा कि अचानक जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई थी। हम सब थोड़ा डर गए कि आखिर अचानक ये आवाज बंद कैसे हो गई। सूरज बोला धीमे स्वर में, रियान रियान, मुझे लगता है कि हमें कमरे के अंदर झांककर देखना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें देखना चाहिए। बहुत धीमे से बुदबुदाते हुए मैंने कहा। मैं अंदर झांकने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही मैंने अंदर देखा तो मेरा कलेजा दहल उठा। क्या हुआ रियान, तुम्हारा चेहरा सफेद कैसे पड़ गया? अंदर क्या देखा तुमने? मेरे सभी दोस्तों ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। तुम ही देख लो क्या हो रहा है अंदर। मैं आगे कुछ नहीं बोला। मेरे कहे अनुसार सभी ने अंदर झांककर देखा कि अचानक उन सभी के भी होश उड़ गए। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? मुस्कान बोली। उसकी आंखों में आंसू निकल गए। पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये चुड़ैल पता नहीं क्या करेगी निशा के साथ। मैंने कहा। सूरज बोला, मुझे लगता है कि इस चुड़ैल ने निशा को अपने वश में कर लिया है, तभी तो निशा उसके पास बैठी है और वो भी बाल खोलकर। रियान, मुझे लगता है कि वो निशा का शरीर लेना चाहती है। हाँ हो सकता है यार, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं अभी जाकर निशा को छुड़ा लाता हूँ। मैं गुस्से में लाल पीला हो गया था। सूरज बोला, नहीं भाई ऐसे मत जाओ, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक रूह है। इस वक्त हमें किसी बाबा की सहायता की आवश्यकता है।
मुस्कान बोली, सूरज ठीक कह रहा है रियान, इस वक्त हमें गुस्से से नहीं बल्कि शांति से काम लेना होगा। ठीक है, लेकिन बाबा कहाँ पर मिलेगा? मैंने भावुक पूर्वक शब्दों से कहा। इस भयानक नज़ारे को देखकर हम सबके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे बचाया जाए निशा को उस चुड़ैल के हाथों जिसने उस पर कब्जा कर रखा था। बचाया जाए तो आखिर कैसे बचाया जाए? हम सबका दिमाग पागल हो जा रहा था। दिमाग हमें खुद बे खुद अंदर से खा ही जा रहा था कि आखिर किस तरीके से बचाया जाए। कोई तो रास्ता होगा। बस दिमाग सिर्फ इन्हीं बातों के पीछे दौड़ता जा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। सूरज बोला, देखो इस वक्त सोचने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। रियान, मैंने जो बताया है वो उपाय ठीक रहेगा। कौन सा उपाय? मैंने भावुक होकर कहा। सूरज बोला, अरे वही जो कल बताया था, बाबा वाला। तुमको क्या लगता है कि ये विचार काम करेगा? मैंने कहा। सूरज बोला, क्यों नहीं भाई, हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। मुस्कान बोली, हाँ रियान, शायद सूरज ठीक कह रहा है, हमें एक बार उसकी बात मान लेनी चाहिए। मुझे पता है तुम इन बाबाओं में विश्वास नहीं करते हो और तुम पहले भूतों में भी अंधविश्वास रखते थे, लेकिन देखो आज निशा पर कब्जा कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्मा ने किया है। मैंने मुस्कान की कही बातों को दिल में उतार लिया और एक पल के लिए सोचने लगा कि अगर बुरी शक्तियाँ होती हैं तो उनसे लड़ने के लिए भगवान अच्छी शक्तियों का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, मैंने मन में मान लिया, लेकिन बाबा आएंगे कहाँ से? मैंने कहा। वो तुम टेंशन ना लो, ये हमारा काम है, बस तुम मान गए यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सूरज और मुस्कान ने जिज्ञासा पूर्वक शब्दों से कहा। ठीक है तो चलो। क्या? बाबा की खोज करने? मैंने उससे कहा। राहुल बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो, आखिर इसी बहाने चाय भी मिल जाएगी। उसकी इस बात पर हम सब हंस पड़े और कहा, भाई राहुल तुझे यहाँ रहना होगा और देखना होगा कि आखिर वो चुड़ैल निशा को कोई चोट तो नहीं पहुँचा रही है। नहीं नहीं, मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूँगा। एक तो पहले से ही यहाँ पर चुड़ैल है और दूसरी अभी बनाई जा रही है, मरवाओगे क्या? प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, राहुल थोड़ा डरते हुए बोला। ठीक है राहुल, तुम भी चलो हमारे साथ। हम सब ने उसे भी अपने साथ ले लिया। हम सब बहुत डरते डरते आगे की ओर कदम बढ़ा रहे थे, इस सोच के साथ कि कहीं वो चुड़ैल हमें देख ना ले। जहाँ ही हम एक कदम रखते थे तहाँ ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी कि अब आएगी चुड़ैल, अब आएगी चुड़ैल। डर तो लगना ही था, आखिर वो प्रेत आत्मा जो थी कहीं पर भी आ सकती थी। जैसे तैसे करके हम उस पहाड़ी से बाहर निकल गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी दुविधा थी कि अगर निशा को कुछ हो गया तो उनके घर वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा उनको। यही कि निशा एक चुड़ैल बन गई है। अंत में सोचते सोचते मेरी आंख भर आई। सूरज ने मेरे कंधों पर हाथ रखा और कहा कि तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होने देंगे निशा को। हाँ रियान, हम जरूर बचाकर ले जाएंगे निशा को उस चुड़ैल के हाथों से, मुस्कान ने भी एहसास दिलाते हुए कहा। उसी वक्त मैं उन दोनों के गले लग गया और बोला, मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जो ऐसे संकट में भी तुम दोनों मुझे अपना साथ दे रहे हो। मैंने खड़े राहुल को भी अपने गले लगा लिया। अच्छा ठीक है, हमारे पास अभी वक्त नहीं है इन सब बातों में, हमें जल्दी से जल्दी इस नगरी में बाबा की तलाश करनी होगी। हाँ हाँ चलो, ये सब बाद में, अभी हमें ढूंढना चाहिए किसी बाबा को जो हमारी मदद कर सके, मैंने अपने दोस्तों से कहा। फिर हम सब ने तलाश कर दी बाबा को ढूंढने की। आसपास की पूरी नगरी में छान मारा,
लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। उस नगरी में बाबा तो जरूर थे, लेकिन सबके सब ढोंगी। उन्होंने इस नगरी में रहते हुए जीवन बिता दिया था, लेकिन ये पता नहीं कर पाए थे कि यहाँ पर कोई काली पहाड़ी भी है। सब ढोंग करने वाले ही थे, ना कि कोई अच्छा सज्जन साधु बाबा। इस बात को लेकर अब मैं और भी निराशा होने लगा कि क्या होगा अब निशा का। आखिर वो चुड़ैल क्या कर रही होगी निशा के साथ। दोस्तों ने मुझे हिम्मत देते हुए रखा कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, तुम सबका सर्वनाश होगा, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा तुम पांचों में से। वो एक बूढ़ा आदमी था, लंबी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, एक अजीब तरह का इंसान प्रतीत होता था। हम सब इस बातों को लेकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो वही होगा जिसके बारे में निशा ने हमें बताया था। तभी पासी के ढाबे वाले ने कहा कि भाई साहब, इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये सुनता कुछ और है और कहता कुछ है, पागल है ये। मैंने उस चाय वाले की बातों को नजरअंदाज कर दिया और दोस्तों से कहा कि शायद इस आदमी को कुछ पता होगा तभी कह रहा है सर्वनाश होगा, और वो भी हम पांचों को। लेकिन यह बात इसको कैसे पता चली कि हम मुसीबत में हैं? मैंने उससे कहा हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर इसको कैसे पता। हमें पता लगाना चाहिए रियान, शायद ये आदमी कुछ जानता है। हाँ चलो फिर हम सब उस आदमी के पीछे चले गए, लेकिन अचानक वो जंगल में गायब हो गया। मैंने कहा सिट, यही तो मौका मिला था, वो भी हाथ से चला गया। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो आदमी हमारी मदद करना चाहता है या नहीं? मेरा सिर इन्हीं बातों में चकराए जा रहा था। तभी अचानक वो आदमी जो अभी हमारे आगे था, वो जंगल के एक पेड़ के ऊपर बैठा था और हंस रहा था। हा, सर्वनाश होगा तुम सबका, सर्वनाश होगा, नहीं छोड़ेगी वो तुम सबको। हा। देखिए आप कौन हैं और आपको कैसे पता है कि हम मुसीबत में हैं? मैंने उनसे धीमे स्वर में पूछा। मुझे सब पता है, इस नगरी का कोना कोना जानता हूँ मैं, लेकिन ये मूर्ख लोग नगरी वाले मुझे पागल समझते हैं और मेरी बातों का विश्वास नहीं करते। खैर छोड़ो, अब तुम्हारा सर्वनाश होगा। हा। इतना कहकर वो आदमी फिर से हंसने लगा। देखिए हम आपकी बातों का यकीन करते हैं, आप हमें बताइए कि आप हैं कौन? हम सब ने कहा अच्छा तुम सब यकीन करते हो मेरी बातों का, तो ठीक है। मेरा नाम पंडित राव है। मेरे पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, कभी समय मिला तो बताऊंगा। फिलहाल ये बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने कहा। हम सब ने उसे पूरी बात बताई और फिर कहा कि हमारी मदद कीजिए पंडित जी। पंडित राव बोले, क्या निशा उस चुड़ैल के कब्जे में है? फिर तो एक ही रास्ता है, जल्दी से जल्दी नील का कमल लेकर आना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पंडित जी ने आश्चर्य भाव में कहा, नील का कमल, ये क्या होता है और कहाँ मिलेगा ये? हम सब दोस्तों ने कहा। पंडित राव बोले, नील का कमल एक पुरानी औषधि है जो हवा में सिद्धि करने के लिए अति आवश्यक है, और ये तुम्हें यहाँ से 20 मील दूर सांपों की नगरी है वहाँ मिलेगी। और जरूरी बात याद रखना, 2 दिन बाद काली रात की अमावस्या है। ये काम तुम्हें अमावस्या से पहले ही करना होगा, वरना वो चुड़ैल निशा को हमेशा हमेशा के लिए एक भयानक चुड़ैल बना देगी और फिर सर्वनाश हो जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है पंडित जी, हम वहाँ जाएंगे और वो नील का कमल भी जरूर लेकर आएंगे, वो भी अमावस्या से पहले। हाँ बेटा जरूर, लेकिन उस सांपों की नगरी में सिर्फ एक ही आदमी प्रवेश कर सकता है, तुम तीनों में से एक को ही वहाँ जाना होगा, पंडित राव ने कहा। मैंने दोस्तों की ओर देखा और बोला, मैं जाऊंगा बाबा वहाँ। लेकिन रियान तुम अकेले? सूरज और मुस्कान ने कहा। हाँ दोस्तों, पंडित जी ने कहा है कि अकेला ही आदमी जा सकता है,
तो मैंने फैसला किया है कि मैं जाऊंगा वहाँ। तुम सब चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा, और वो भी उस नीले कमल के साथ। मैंने अपने दोस्तों को तसल्ली दी और बोला तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा, और वो भी अमावस्या से पहले। ठीक है रियान, संभल कर जाना। उन तीनों की आंखों से आंसू निकलने लगे और उनके चेहरे का रंग साफ बता रहा था कि उनको मेरी बहुत चिंता थी। मैं जाने लगा तो पंडित जी ने कहा रुको बेटा, ये लो, अगर कोई बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में आ गई तो इसका इस्तेमाल कर लेना। ये क्या है पंडित जी? मैंने जिज्ञासा पूर्वक पंडित जी से पूछा। पंडित राव बोले बेटा, ये बुरी शक्तियों से बचाने के लिए माँ काली का ताबीज है, इसे अपने हाथ में पहन लो। इसके बाद कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक है पंडित जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अमावस से पहले वो नीला कमल आपको लाकर दे सकूं। पंडित राव बोले ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें अपने काम में सफल करे। और हाँ, एक बात याद रखना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए पर भूल कर भी ये ताबीज अपने हाथ से मत निकालना। ठीक है पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ताबीज को अपने हाथ से अलग नहीं होने दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं निशा को उस चुड़ैल के हाथों से बचा सकूं। पंडित राव बोले भगवान तुम्हारी रक्षा करे, जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हाँ रियान, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम अपने क्रिया में जरूर सफल हो। मेरे दोस्तों ने दुखी भरे स्वर में मुझसे कहा। धन्यवाद दोस्तों, अब मुझे जाने की इजाजत दो। मैं अपने दोस्तों और पंडित जी की आज्ञा लेकर निकल पड़ा अपने रास्ते पर, जहाँ से मुझे लाना था वो नीला कमल। मैं अपने सफर की ओर बढ़ते ही जा रहा था, बस मन में इसी बात को लेकर कि मुझे वो नीला कमल लेकर आना है तो आना है। मैं अटल होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने उस बात को भ्रम समझकर छोड़ दिया। बस मन में एक खुशी थी कि वो नीला कमल लाऊंगा और निशा को उस चुड़ैल के हाथों बचाऊंगा। लेकिन फिर वही बात कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस बार मैं भौचुक हो गया कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, पर कौन है? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था सिवा उस सुनसान रास्ते के। मैं एक पल के लिए सहम गया, लेकिन बाद में सोचा कि शायद खुशी के मारे ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं भी बातों बातों में इतना ज्यादा खुश हो गया था कि सोचा मैंने वो नीला कमल पा लिया, या सिर्फ मेरी सोच थी। लक्ष्य को पाना अभी बाकी था और अंत में पंडित जी की बताई हुई उस सांपों की नगरी में पहुंच गया। मैंने आज तक इतनी भयानक और रहस्यमयी सांपों से भरी नगरी कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ सांप ही सांप थे। सुई के नोक जितनी भी जगह नहीं थी वहां पर पैर रखने की। मैं घबरा गया और सोचने लगा कि इतने सारों सांपों में से मैं वो नीला कमल कैसे लाऊंगा। काश कोई तो उपाय होगा, पर क्या? बस यही बात जहन में आ रही थी कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। मैं आगे बढ़ने लगा, तभी एक सांप मेरे पैर के नीचे लिपट गया। मैं डर गया और चीखने लगा। आखिर इतने मोटे मोटे सांप को देखकर तो किसी का भी कलेजा दहल उठेगा। पर हैरानी की बात ये थी कि उस सांप ने मुझे डसा नहीं। पता नहीं क्यों वो आगे चला गया। मैंने सोचा कि ये क्या, इसने तो मुझे डसा भी नहीं। ठीक है, जान बची तो लाखों पाए, आगे मुझे कुछ आता नहीं। मैं अब ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वो सांप मुझे कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये क्या, अचानक सभी सांप एक जगह इकट्ठे हो गए और मैं उन्हें देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये सब इकट्ठे क्यों हो गए। बच्चू, आज तेरा आखिरी दिन है, जो इच्छा है वो अभी से मांग ले। पर कैसे मांगू, ये तो बोलते ही नहीं। मैं भी बुद्धू का बुद्धू ही था। तभी अचानक वो सांप स्वागत करने लगे, पता नहीं किसका।
मैंने देखा कि सिर पर ताज पहने हुए, माथे पर चमकती हुई नागमणि और आंखों में गुस्सा भरा हुआ ऐसा लग रहा था कि आज ये मेरा कत्लेआम करेगा। वो सभी सांप बोलने लगे, जय हो सांप के नगरी राजा नागराज की, जय हो जय हो। मैं दंग रह गया और सोचने लगा कि ये सांप कब से बोलने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नगरी में प्रवेश करने की, और वह भी हमारी इजाजत के बिना? नागराज ने क्रोधित होते हुए कहा। नागराज जी, वो वो। नागराज बोले, बस क्या मैं लगा रखा है। मुझे पता है कि तुम वो नीला कमल लेने आए हो, पर नागराज जी आपको कैसे पता कि मैं नीला कमल लेने आया हूँ? नागराज बोले, ये नगरी हमारी है और यहाँ का राजा मैं हूँ, और जो भी मनुष्य यहाँ पर कदम रखता है तो हमें पता चल जाता है कि वो किस काम से आया है। आया तो अब ये भी बता दीजिए कि वो नीला कमल कहाँ है? मैंने उसे धीरे स्वर में कहा। नागराज बोले, मूर्ख, ये क्या कह रहा है? शायद तुझे अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर हमारे पूछे बिना जो भी कोई आता है तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, और ऐसा ही तुमको करना होगा, अपनी जान से खिलवाड़। वो नागराज एकदम आग बबूला होकर बोला, अरे अरे नागराज जी, क्षमा चाहूँगा, मुझे पता नहीं था। प्लीज आप मुझे वो नीला कमल दे दीजिए। मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है, तो कृपया करके मुझे वो नीला कमल दें। मैं उनसे प्रार्थना करते हुए कह रहा था। मैंने महाराज जी को सारी बात बताई और फिर उन्होंने कहा। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा। और दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ वीडियो लेट आने के लिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और हाँ दोस्तों, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।